नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे फार्म पे आए हैं जहाँ पे डॉर्पर भेड़ पालन किया जा रहा है और इससे कितना मुनाफा मिलता है, ये कैसे करना है, इसका मैनेजमेंट कैसा रहता है, ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, खेती गुरुजी चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। नमस्कार सर, आपका परिचय। मेरा नाम है नीलेश अनिल जाधव। जिस फार्म पे आप रुके हो इसका नाम है कपिला कृषि एंड गोट फार्म। ये एट पोस्ट मड़द, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ पे सिचुएटेड है। ये कुरकुम MIDC से 5 किलोमीटर, भिगवन से 20 किलोमीटर और पुणे सोलापुर हाईवे से हार्डली आपको 1-1.5 किलोमीटर अंदर आना है। तो हमें ये बताएं कि ये डॉर्पर जो नस्ल है भेड़ की, वो कहाँ से आपने लाई है और ये इसमें काम कब से चल रहा है? सर, ये जो डॉर्पर नस्ल है ये एक्चुअल में है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका में डॉर्सेट बोल के एक ब्रीड है और पर्शियन दुम्बा जो है। सो डॉर्सेट और पर्शियन दुम्बा का जो क्रॉस बन के जो ये नस्ल पैदा हुई है और इसका बेनिफिट ऐसा है कि ये दूध के लिए, मतलब डेयरी शीप बोल के भी बहुत सारे देशों में यूज़ होती है। ये 1 से 1.5 लीटर तक दूध दे सकती है एक टाइम पे। और प्लस इसका जो मांस उत्पादन है वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब इसका जो बच्चा है वो 1.5 महीने में ही 20 किलो का होता है, 1.5 से 2 महीने में 20 किलो का हो जाता है। और उसके वजह से इसका रूमिन जो, मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि इसका रूमिन जो है, इसका पेट के अंदर का जो रूमिन है वो 1.5 गुना, मतलब जो नॉर्मल साइज़ से 1.5 गुना ज़्यादा होने की वजह से इनकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है। ज़्यादा चारा उठाते हैं, ज़्यादा चारा खाते हैं और इसके वजह से इसका बच्चा जो है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है और दूध भी ज़्यादा देती है। तो इसके वजह से ये जो ब्रीड है हमने ये सिलेक्ट की है। ये ब्रीड मीट इंडस्ट्री में मैं बोलूँगा एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए है। मैंने कुछ खास इसका बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वर्ल्ड ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ये मीट के लिए फेमस है। ये आप ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, न्यूजीलैंड देखेंगे, जितना भी वर्ल्ड को जितना भी मीट एक्सपोर्ट होता है तो ये 2 कंट्री से होता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ज़्यादा करके भेड़ जो है वो डॉर्पर जो भेड़ है वही पाली जाती है मीट पर्पस के लिए। और डेयरी शिप के लिए तो यूज़ होती है, पर मीट के लिए बहुत ज़्यादा पसंदी है ऑल ओवर टू वर्ल्ड के लिए। और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस देखेंगे तो जो इंपोर्ट होके मीट आता है हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से, वो कम से कम 2,000 रुपये kg का है। 2,000 रुपये से लेके 4,000। प्राइम जो पार्ट्स है, जैसे कि उसका हो गया टेंडर लायन हो गया, उसका जो क्राउन हो गया, इसके जो रान होते हैं, ये इसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और वो जो स्पेसिफिक ऐसे जो पार्ट्स है उनकी प्राइस 4,000 रुपये किलो तक है। जो टेंडर लाइन है वो तो 6,000-7,000 तक जाता है। तो इसके वजह से ये ब्रीड अपने यहाँ पे तो नहीं है, इंडिया में मुझे लगता है बहुत कम लोगों के पास है। और हमारे पास जितनी क्वांटिटी हमारे पास है उतनी तो किसी के पास नहीं है। स्लोली हम भी बढ़ा रहे हैं इसका। और हम लोग बाकी हमारे आजू बाजू के जो फार्मर्स है उनको भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ये ब्रीड का क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह करवा के जनरेशन में काम करें। और इसका जो वेट गेन में जो फ़ायदा होता है वो आप अपने जो भेड़ है, जो आपकी देसी भेड़ है, उसमें यूज़ करके आप उसका फ़ायदा उठाइए वेट गेन का। तो ये सब आप खुद ही एक भेड़ पाल के ये समझ सकते हो कि इसमें कितना फ़ायदा है। और स्टॉल फीड के लिए बहुत ही बढ़िया ब्रीड है। सर जी, अभी कितने टोटल पशु है आपने? यहाँ पे मेरे पास टोटल भेड़ जो है वो 140 भेड़ है। उसमें का जो फुल ब्लड के इंपोर्ट लाइन के है वो 22-25 इंपोर्ट लाइन के फुल ब्लड के फीमेल्स है, 5 इंपोर्ट लाइन के मेल है फुल ब्लड में। और फिर मेरे पास देसी नस्ल की जो है वो 20-25 वो है। और फर्स्ट जनरेशन के जो है 55 से 60 मेरे फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन के ऐसे फीमेल्स हैं। और मेरे पास कोई फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन के मेल्स भी है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ के फार्मर्स में। तो वो मेल भी मेरे पास एक 15 से 20 है। तो इस टोटल अराउंड 150 के आसपास यहाँ पे
एनिमल्स है भेड़। ठीक है सर, अभी हमें ये बताइए कि ये डॉर्पर और हमारे जो देसी नस्ल की भेड़ होती है उनमें क्या फ़र्क है, और हमें हमारे बकरी पालन और भेड़ पालन ये कौन सा फ़ायदेमंद रहेगा? पहले तो अपनी जो देसी भेड़ है, और ये एक्चुअली भेड़ी है, ये कोई बकरी नहीं है, भेड़ी है। तो अगर हम देखेंगे ना तो ये खाना खा रही है, देखो ये कोई भी यहाँ से हिलाए, जब तक ये खाना खा रहे हैं, आपके सामने ये खाना खा रहे हैं, जब तक इनके सामने का खाना ख़त्म नहीं होता है ये कभी भी एक दूसरे को मारेंगी नहीं, कभी भी उसके सामने का जब तक खाना नहीं ख़त्म होता है तब तक वो जगह नहीं छोड़ती है। तो ये मेन बेनिफिट रहता है कि भेड़ पालन में, मतलब भेड़ कभी एक दूसरे को मारते नहीं है, इसीलिए उनका जो एक दूसरे को ज़ख्मी नहीं करते, प्रेगनेंसी में एक दूसरे को मारते नहीं है, तो उसके वजह से कोई इंजर्ड नहीं होता है, एबॉर्शन होता नहीं है, और कम जगह में ज़्यादा एनिमल रख सकते हैं। मतलब अगर मेरे को इसी जगह पे अगर मेरे को बकरियाँ पालनी रहती तो मेरे को 10 बकरियों से ज़्यादा मैं पाल नहीं सकता हूँ, अच्छी बकरियाँ, पर इसी जगह पे मैं 20 एक भेड़ आराम से पाल सकता हूँ। तो ये एक फ़ायदा है। और दूसरा भेड़ पालन का और एक क्या फ़ायदा है कि ये हर 6 महीने बाद बच्चे देती है। इसका तीसरा क्या और एक क्या फ़ायदा है कि इसका जो बच्चा रहता है वो जैसे ही जन्म देता है, इसको कुछ ज़्यादा असिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आधे 1 घंटे में 2 घंटे में खुद ब खुद खड़ा होता है, खुद ब खुद दूध पीता है, और दूसरे दिन से तो वो एक नॉर्मल, जैसे बकरी का 15 दिन का बच्चा रहता है उसके जैसा नॉर्मल वो बच्चा हो जाता है, खुद आके दूध पीता है, खुद आके जाता है, कुछ उसको असिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ उसकी एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। यही अगर आप बकरी पालन में करने देखोगे तो बकरी पालन में आपको बच्चों को बहुत ध्यान देना पड़ता है। कम से कम एक 8 से 15 दिन तक आपको बकरी के बच्चे के मेमने का ध्यान देना पड़ता है, और उसको असिस्ट करना पड़ता है। उसको रात को ज़्यादा हवा ना लगे, ज़्यादा ठंडी ना लगे, ज़्यादा गर्मी ना हो, ये सब ध्यान देना पड़ता है। दूसरा कि को खाने में बहुत नखरे रहते हैं कि उनको अगर आप चारा देंगे, जैसे इनको हमने अभी ये सूखा चने का भूसा दिया है, तो सूखा चने का भूसा भी ये बहुत प्यार से खा रहे हैं। जब तक ये पूरा सब ख़त्म नहीं करते तब तक ये इधर उधर नहीं देखेंगे। जब इनका पेट भर जाएगा तभी पेट भर जाएगा या सामने का सब खत्म हो जाता है तभी ये दूसरी तरफ जाएंगे या फिर ये करेंगे, नहीं तो जब तक इनका पेट नहीं भरता है ये खाते रहेंगे, आराम से खाते हैं। कोई भी चारा दो जब तक ख़त्म नहीं करते। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि चुन चुन के खाने की इनकी आदत नहीं है। जैसे कि अगर बकरी के लिए यही चने का भूसा डालेंगे तो जो इसकी बारीक बारीक पत्तियाँ है उतनी ही बकरियाँ खाती है, बड़े बड़े जो डंठल आते हैं वो सब ऐसे वेस्ट चला जाता है। भेड़ में वैसा नहीं है। भेड़ में उल्टा बकरी का जो बचा हुआ जो बड़े बड़े डंठल रहते हैं वो भी हम इनको दे देते हैं, वो भी ये सफाचट कर देती है। तो इस वजह से भेड़ पालन बहुत ही फ़ायदेमंद है। अभी दूसरा और क्या है कि एक ही नुकसान था भेड़ पालन में कि ये बच्चे बहुत कम देती थी। बहुत अपने यहाँ पे देसी नस्ल में देखेंगे तो एक ही बच्चा मिलता था अपने को। तो अभी ये जो डॉर्पर क्या है इसमें 80 से 90% तक अपने को ट्विंस मिलता है, मतलब 2 बच्चे देती है। और उसके वजह से वो जो हमारा जिस ड्रॉबैक था भेड़ पालन में कि एक ही बच्चा मिलता था हमें, पर हर 6 महीने बाद मिलता था, वो अलग बात है। पर फिर भी वो जो उसमें कमियां थी वो इस नस्ल ने ये कर दी। और जो दूध कम होता था देसी नस्लों में, वो भी कमी ये ब्रीड ने पूरी कर दी है। ये ब्रीड में दूध भी बहुत बढ़िया रहता है। ये कम से कम एक टाइम में 1 लीटर तक दूध देती है। दोनों टाइम का मिला के 1.5 से 2 लीटर तक आराम से ये दूध दे पाती है। इसलिए ये 2 बच्चे को भी बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती है। उनको दूध का कोई कमी नहीं होती है, बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। जैसे अलग तो है, दूसरे तो है रूमिन साइज़ अच्छा रहता है, जल्दी खाना पर वो जो लोकल दूसरी जो ब्रीड्स में जो ये है वो इनमें भी है। और प्लस दूध का और रूमेन साइज़ ज़्यादा होने की वजह से इसमें ग्रोथ रेट बहुत ही बढ़िया रहता है। और आपको जो उसमें भेड़ में जो कमियां थी वो भी हमने ये ब्रीड ने हमको अचीव कर दी है। सर इनका मार्केट कहाँ पे, इनको सेल कहाँ पे करना है, रिवेन्यू कैसे जनरेट होता है? सर इसको ऐसा कुछ बहुत अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे जो हफ्ते का जो बाज़ार रहता है उसमें आप बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मीट के लिए अगर कर रहे हो तो
अगर ब्रीड के लिए, ब्रीड डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कम से कम आपको 4 से 5 साल इसमें डालना पड़ेगा, जब तक बाकी जो फार्मर्स हैं उनको जब तक आप पहुंचते नहीं हो कि आपके पास इतना अच्छा ब्रीड है। अब जब तक आप ब्रीड डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह नहीं करते हो, तब तक तो थोड़ी दिक्कत आएंगी ब्रीड एज अ ब्रीडर बोल के एस्टेब्लिश होने के लिए। बाकी कटिंग के मार्केट के लिए तो आज भी मुझे कम से कम 10, जैसे होली का त्यौहार आ रहा है अभी, तो कम से कम मेरे को 10-12 कॉल आए सुबह से कि आपके पास कटिंग का ये है क्या। मेरे पास तो नहीं है, मेरे जो एसोसिएटेड फार्मर्स जो है जिनको हमने मेल्स वगैरह दिए हैं, उनके पास भी अभी फ़िलहाल के लिए माल नहीं है। मतलब इतना डिमांड, हाई डिमांड में रहता है, ऐसे कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। मीट के लिए आप करोगे तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका इतना अच्छा कैलकुलेशन है, आप इनको सूखे चारे पे रखो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सूखा चारा तो इसका पूरा साल का स्टॉक करके रख सकते हो, और फीड वगैरह सिर्फ इसको जो टाइम पे दे रहे हो ना आप चारा, वो टाइम रेगुलेशन अच्छी तरह से रखो। मीट के लिए भी अगर आप करेंगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, अच्छा फ़ायदा है। कम से कम आपका 6-7 लाख रुपए कहीं पे नहीं गए साल के, अगर 100 में भेड़ आप पालते हो तो। हमें ये बताएं, इनको चारे में क्या दे रहे हैं आप? हरे में हरा चारा है, सूखा चारा है, और इनको खुराक खली दाना इसमें क्या दे रहे हैं? सर हम इनको एक टाइम सूखा चारा देते हैं। सूखे चारे में आपका चने का भूसा आ गया, सोयाबीन का आ गया और तुअर का, इस तीनों में से एक कोई तो भी चारा रहता है हमारे पास। और गीला चारा जो है उसमें ज़्यादा करके हमारे पास अल्फ़ा जो है मेथी घास, फिर उसके बाद दशरथ घास और मकई जो इसी का चारा रहता है। फिर इसके सिवाय थोड़ा बहुत, मतलब बहुत कम 5-10% में हमारे पास सुबाबल रहता है, फिर नीम की पत्तियाँ रहती है, बड़ के और इसके पत्तियाँ रहते हैं, और तूती बोल के जो रेशम के कीड़े खाते हैं वो तूती भी है हमारे पास। तो ये सब हम मिक्स करते हैं, पर ये बहुत कम रहता है, 5-10% रहता है पूरे चारे का। पर गीले चारे में ज़्यादा करके हम अल्फ़ा जो मेथी घास बोलते हैं, और दशरथ घास, और तीसरा अपना मकई, ये तीनों ही यूज़ करते हैं। ये हो गया गीला चारा और सूखा चारा। और हम दाने में जो है वो दाने में एक खली 20% तक खली रहती है। फिर एक दलिया, जो एक दलिया में होता है मक्का, फिर ज्वार, बाजरा, गेहूँ, इन 3-4 इसमें से एक कोई तो ये रहता है, वो 40% रहता है। ज़्यादा करके मकई यूज़ करते हैं क्योंकि वही सस्ता मिलता है और ज़्यादा पोषक भी रहता है। और दूध दलिया, मतलब डाइकोटिलिडन में जो आता है, जैसे कि आपने चने का छिलका आ गया, फिर उड़द का छिलका आ गया, ऐसे जो दाल जो रहती है उनका जो छिलका बचता है ऊपर का, वो हम यूज़ करते हैं, वो एक 40% तक रहता है। तो इस तरह से खली 20%, 40% दाल की चुन्नी और 40% दाना, जो कि मकई हो गया, वो ऐसा दाना हम यूज़ करते हैं। तो एक टाइम हम दाना देते हैं, दोपहर के टाइम पे दाना मिलता है, शाम के टाइम पे सूखा चारा, और सुबह के टाइम पे गीला चारा, ऐसा मिलता है।